पशुओं में इन दिनों एक बीमारी चल रही है जिसका नाम है लंपी वायरस। बहुत से पशुओं की जान जा रही है। एक सवाल सबके जहन में घूमता है कि क्या जो गायों में ये बीमारियां हो रही हैं, क्या उसके बाद दूध उनका पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। चर्चाएं, ऐसी अफवाहें जगह जगह फैल रही हैं कि अगर आप लंपी वायरस से ग्रस्त किसी गाय का दूध पी लेते हैं तो अब वो वायरस आप में भी एंटर कर सकता है। सवाल ये जानना चाहूंगा कि लोगों के मन में बहुत से संशय हैं कि दूध हम यूज करें या ना करें। पशुओं में इन दिनों एक बीमारी चल रही है जिसका नाम है लंपी वायरस। बहुत से पशुओं की जान जा रही है और हमने देखा है हजारों पशु इस समय मौत के काल में समा चुके हैं, मौत के ग्रास में समा चुके हैं। एक सवाल सबके जहन में घूमता है कि क्या जो गायों में ये बीमारियां हो रही हैं, क्या उसके बाद दूध उनका पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। बहुत से लोगों ने दूध लेना भी छोड़ दिया है और ऐसी चर्चाएं, ऐसी अफवाहें जगह जगह फैल रही हैं कि अगर आप लंपी वायरस से ग्रस्त किसी गाय का दूध पी लेते हैं तो अब वो वायरस आप में भी एंटर कर सकता है। ये कितना सच है और इससे कैसे बचा जा सकता है? अगर ये है, हमें दूध लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या पैकेट वाला दूध आपको बचा सकता है वायरस से, या आप डेयरी से दूध ले सकते हैं? इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी एनिमल एंड वेटनरी साइंसेज के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, नरेश जिंदल जी। सर, सवाल ये जानना चाहूंगा कि लोगों के मन में बहुत से संशय हैं कि दूध हम यूज करें या ना करें। सबसे पहले मैं लंपी स्किन डिजीज के बारे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में इसके पिछले 1-2 साल से केसेस मिले हैं, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में। लेकिन 2022 में जो सिचुएशन गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में आई है, इस बीमारी से काफी गोवंश हमारा बीमारी से ग्रसित हुआ है। मृत्यु दर हर राज्य में अलग अलग है। अगर हम हरियाणा की बात लेके चलें तो हरियाणा राज्य में इस बीमारी से अभी तक मृत्यु प्रतिशत कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन बीमारी से ग्रसित काफी पशु हुए हैं। जैसा मैं पहले बताया कि गोवंश में बीमारी ज्यादा है, भैंसों में भी बीमारी देखने को मिली है, लेकिन उसकी प्रतिशत बहुत ही कम है। हम ये मान के चलें कि अगर 1000 केस हमारे पास गाय में है तो हो सकता है कि 5-10 केस आपके पास भैंसों में आ जाएं। तो गाय, चाहे वो संकर नस्ल की गाय हो, प्योर HF और जर्सी गाय हो, साहिवाल हो, हरियाणा हो, जो हमारी देसी गायें हैं, सभी गायों में इसका प्रकोप मिला है। और इसमें जहां जहां पे वैक्सीन हो रही है, ये है कि वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा सा बीमारी काफी हद तक रुकी है और नए केस आने उसके बाद कम हुए हैं। तो हरियाणा सरकार, पशुपालन विभाग और विश्वविद्यालय इस ओर कार्यरत हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि हम मिलकर कैसे वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ा के हमारा जो गोवंश है, जो इस बीमारी से अभी तक प्रभावित नहीं है, उसको कैसे टीकाकरण करके हम बचा सकें। जो सवाल आपने पूछा दूध में, क्या दूध से हमें कोई हानि है? अभी तक इस बीमारी का एक हम जनरल टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जूनोसिस, कि कौन सी ऐसी बीमारियां जो पशुओं से आदमियों या आदमी से पशु में हो सकती हैं। लेकिन अभी तक ऐसा इसका कोई रिपोर्ट नहीं है जो ये कहती हो कि ये बीमारी पशुओं से आदमियों में आ सकती है। दूध में जरूर इस बीमारी के वायरसेस आते हैं, लेकिन अगर आप दूध को बॉयल करते हो, अच्छी तरह उबाल लो दूध को, तो उसके बाद इसकी ऐसी कोई शंका आदमियों में बीमारी की नहीं रहेगी। तो ये जो लोगों में शंका है और लोग जो छोड़ रहे हैं दूध लेना, बहुत से पशुपालक ऐसे हैं जो परेशान हैं, जिनके जो डेयरी संचालक हैं उनका दूध लेना बंद हो चुका है। बिजनेस लोगों का जो खास तौर पे दूध का बिजनेस करते हैं वो बहुत परेशान है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो लोग जो ये सोचते हैं कि दूध से भी उनको भी ये वायरस हो सकता है या उनके बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। देखो, ये थोड़ा सा गलत भ्रांति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप
दूध को उबाल के पीजिए, इसमें कोई भी आपको शंका या किसी टाइप का डर नहीं होना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आप दूध पीजिए, लेकिन उबाल के पीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। और एक कई बार क्या है कि जब ऐसी कोई भी बीमारी आती, थोड़ा सा भ्रम और डर ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, तो वो चीज ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि आप पैकेट का दूध ले सकते हैं, पैकेट का दूध पहले से कुछ उसमें रिफाइन होके आता है, उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, ऐसी है कि जो एक हम पैकेट का दूध क्या है, इट इज द पास्चराइज्ड मिल्क। जो पास्चराइजेशन टेम्परेचर पे या जब हम बॉयल करते हैं तो हम ये मानते हैं कि पास्चराइजेशन पे काफी कीटाणु जो दूध के अंदर हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसी तरह बॉइलिंग भी एक मेथड है कि जब आप किसी चीज को उबालते हो, उबालने से उसके अंदर जो भी कीटाणु विषाणु हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो हम ये भी मानते हैं कि जहां पे पास्चराइज्ड मिल्क कंजम्पशन चल रहा है वो ठीक है, लेकिन जहां पे आप बॉयल करके उबाल के दूध पीते हो, आप उस चीज को रखिए, करिए, दूध उबाल के पीजिए, कोई भी दिक्कत उसमें आपको नहीं आएगी। सर, ह्यूमन बीइंग, मानव तो दूध को उबाल लेगा, लेकिन जो स्तनपान करते हैं, जो गोवंश हैं, जो छोटे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनका क्या? वो कैसे, वो पशुपालक वो अपने जो गोवंश हैं उनको दूध कैसे पिलाएं? देखो, ये एक आपने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा है। इसके लिए हम भी ये मानते हैं कि भाई जो विषाणु है, इस वायरस है, ये दूध में आती है, और जब दूध में आती है तो हो सकता है कि इसका असर पशु के जो काफ है उसमें भी जाए। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती हैं कि जब पशु प्रेग्नेंट है और लेट स्टेजेस पे है काफ में, तब भी ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेरा अभी इसके ऊपर आप ये मानिए, क्योंकि हमारे बीमारी भी नहीं है और इसके ऊपर कुछ देश विदेश में काम भी हुआ है, लेकिन फिलहाल अगर आप उनको भी बॉइल्ड मिल्क दे दे तो शायद मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। ऐसा कोई, देखिए, इस बीमारी में जो एलएसडी है, मैंने जैसे बताया कि हर राज्य में अलग अलग इसका प्रकोप है। प्रकोप इन द सेंस, आप ये मान के चलिए कि कई जगह बीमारी भी ज्यादा है, मृत्यु दर भी ज्यादा है, और कई जगह बीमारी ज्यादा है लेकिन मृत्यु दर नहीं है, और उसकी कई वजह हैं। हमारे राज्य में अगर अब हरियाणा की बात करते हैं तो हमारे बीमारी है, ज्यादा भी नहीं है बट बीमारी है, लेकिन कुछ जिले अभावित हैं, लेकिन हमारे मृत्यु दर ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों सर? मैं ये भी एक सवाल है कि अगर गुजरात में मृत्यु दर ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में अगर मृत्यु दर ज्यादा है, तो हरियाणा में मृत्यु दर कम क्यों है? अब इसके देखो कई फैक्टर्स हो सकते हैं। या तो हम ये कहें कि देखो पशु की, या जो हम आदमियों में भी लेके चलें, जैसे अब कोरोना आया, कोरोना में काफी लोग बीमारी से ग्रसित हुए लेकिन ठीक भी हुए, लेकिन कई उसके प्रकोप को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये निर्भर करता है कि आप में कोई और बीमारी भी साथ है, जिसको हम को इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर मान लो हम जिस तरह क्रॉस ब्रेड्स लेके चलें या हम प्योर ब्रेड्स लेके चलें, वहां पे जहां पे इनमें बीमारियां थोड़ी सी, जिस तरह हीमोप्रोटोजोन डिजीजेस हैं या कोई भी ऐसी बीमारी जो इम्यून सिस्टम को वीक करती है, जिसका बॉडी सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है, अगर ऐसी कोई भी बीमारी हो या पशु का माल न्यूट्रिशन हो, खाना पीना अच्छा ना हो, या उसमें कमजोरी ज्यादा हो, या कई इवन प्रोडक्शन को भी हम स्ट्रेस ज्यादा मानते हैं, जो ज्यादा दूध देने वाला है, प्रोडक्शन इटसेल्फ इज एनिमल। तो ऐसी कोई भी स्थिति हो जो एनिमल का, पशु का इम्यून स्टेटस को कम करती है, उस स्थिति में पशु के मरने की, ऐसी बीमारी में जो भी एक बहुत जल्दी फैले या जो कंटेजियस हो या जो ज्यादा इन्फेक्शियस हो, उन बीमारियों में मरने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अब आपने कोरोना में भी देखा होगा, तो सेम स्थिति है। तो अलग अलग वेरिएशंस आपको राज्य में
एक राज्य के जिलों में वो भी आपको अलग अलग मिल सकती है। खान पान बहुत ज्यादा मैटर करता है। पशुओं को ऐसा क्या दिया जा सकता है जिनसे उनका इम्यून सिस्टम अच्छा और मजबूत हो सके ताकि ऐसी डिसीज से बचा जा सके? देखिए, खान पान काफी जगह, मैं आपको इसके साथ साथ एक और भी बताना चाहूंगा कि अब अगर हम हरियाणा में ही देखें, हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जिसको हम बरानी एरिया बोलते हैं, जहां पे पानी की कमी है, या जो सैंडी एरियाज हैं, कुछ दक्षिण एशिया, और कुछ एरिया ऐसा है जहां पे आप धान की खेती ज्यादा होती है, जहां पे पानी ज्यादा है, तो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी जहां पे ज्यादा होगी, टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा चल रहा है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जब ज्यादा होंगे तो उस स्थिति में थोड़ा सा मस्कीटोज और इनका प्रभाव भी ज्यादा रहता है। इसीलिए गांव में जाओ, कई जगह आपको ऐसा मिल जाएगा कि जहां मच्छरदानी लगा के रखते हैं पशुओं के लिए भी, ताकि पशुओं को मच्छर मक्खी और इनके काटने से बचाया जा सके। तो कोई भी ऐसा साधन, अब साफ सफाई, जिससे पशु का हम जो भी इस बीमारी के होने के कारण हैं, चाहे बाइट से हैं, तो वो कारणों को जब हम रोकेंगे तो हम बीमारी के स्प्रेड को, बीमारी के फैलाव को रोक सकते हैं। दूसरा रही खान पान की, काफी जिले, काफी एरियाज, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा है, इनमें खान पान हमारा काफी फिर भी अच्छा है। लेकिन खान पान के साथ साथ जो को इन्फेक्शन है, जो दूसरी बीमारियां अगर पशु ग्रसित है, तो वो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, ताकि ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सभी बीमारियां होंगी तो ये इससे पशु मर जाएगा, नहीं, लेकिन ये है कि ऐसा कोई भी चीज जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती हो, उन चीजों को फार्मर्स को अपने लेवल पे देख के उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। साफ सफाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, डिस्पोजल के ऊपर अच्छा ध्यान दें। आप उसका जो भी, जिस तरह अभी हमारे भी यहाँ अब बीमारी आई है, लेकिन ये है कि जहां ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या गिल्लेपन को कम कर सकते हैं, तो उसको, गिल्लेपन को, क्योंकि ह्यूमिडिटी कंट्रोल होगी तो वेक्टर पॉपुलेशन अपने आप कुछ हद तक कंट्रोल होता है। तो इन चीजों के आपको ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। ये वायरस फैलता कैसे है? अगर किसी डेयरी में, किसी पशुपालक के पास 10 पशु हैं, 10 गायें हैं, तो एक गाय को अगर ये डिसीज हो गया तो उसको बिल्कुल अलग कर दें तो बाकी गाय बच सकती? देखिए, ऐसे है, चांसेस हैं, ऐसा नहीं होगा कि 100% बच जाएंगी, नहीं, लेकिन ये है कि हम ये मानते हैं कि जब एक पशु मान लो बीमार हो गया, उस बीमारी में जब उसके ऊपर छाले बढ़ने लगेंगे, तो जो उसके एक्सक्रीशंस हैं, उससे वायरस एक्सक्रीट होता है, फीड को भी कंटेमिनेट करता है, पानी को भी करता है, और जो शरीर के ऊपर छाले बनेंगे तो इन छालों के बाद इसके ऊपर खरूंड बनता है, तो उसमें भी वायरस काफी देर तक परसिस्ट कर सकता है। तो वायरस की परसिस्टेंस ज्यादा होगी तो वो थोड़ा सा स्प्रेड एक लंबे समय तक बीमारी को कर सकता है। आपने सही सवाल पूछा है। मेरा किसान भाइयों से, पशुपालकों से ये भी अनुरोध है कि कई बार आप बीमार पशुओं को तो अलग जरूर कीजिए, 100% कीजिए, खाना पीना भी अलग कीजिए, लेकिन कई बार समस्याएं ऐसी भी आई हैं, कुछ पशुपालक ये कह देते हैं जी हमारे पास जगह ही नहीं है, भी अलग करे कहां, और ये भी एक समस्या है, मैं भी इससे मानता हूं। लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि जितना भी बीमारी से ग्रसित पशु को इस एलएसडी से आप अलग कर सकते हो, उतनी कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कभी भी मान के चलना कि उसको तो हमने अलग कर दिया, जैसा आपने कहा कि मेरे पास 9 और पशु हैं उनमें नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, उनमें भी आ सकती है। अलग करने के बाद, अलग करने का सिंपल हमारा मकसद ये है, जब बीमार को अलग किया जाता है तो थोड़ा सा चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन जो होंगे वो कम हो जाएंगे। आइसोलेशन हमने कोरोना पीरियड में सुना था, तो पशुओं को भी आइसोलेट करना चाहिए ताकि बीमारी आगे ना फैले। और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है आगे? अभी देखिए, बचाव के लिए हमारे यहाँ अभी गोट पॉक्स वैक्सीन इसकी है। अभी इसकी कोई एलएसडी की स्पेसिफिक वैक्सीन मार्केट में नहीं है, तो जो गोट पॉक्स वैक्सीन है
वो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस हैं कि आप वो वैक्सीन यूज कीजिए, उस वैक्सीन को हम लगा रहे हैं। और लगाने के बाद इसकी इम्यूनिटी आएगी, इसको आने में 10 से 15 दिन लगेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे कई लोग ये कह देते हैं जी वैक्सीन भी लगवा दी लेकिन लगवाने के बाद भी बीमारी आ गई। अगर मान लो आपके पास 50 पशु हैं, 50 पशु में से आपने 10 तो बीमार हो गए लेकिन 40 में लगा दी, जो कि हम कहते हैं कि आप सराउंडिंग्स में लगाओ पहले, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। लेकिन अगर आपने 40 के लगा दी, ये भी हो सकता है कि उन 40 में से कुछ पशु ऐसे हों जिसमें बीमारी के विषाणु अंदर शरीर में ऑलरेडी पनप चुके हैं, जिसको हम इंक्यूबेशन फेज में बोलते हैं। तो वैक्सीन की इम्यूनिटी आने में भी 10 से 15 दिन लगेंगे। और अगर वो इंक्यूबेशन में कोई भी एनिमल है, आपने वैक्सीन लगा भी दी है, तो उसमें बीमारी आने के चांसेस बने रहेंगे। और थोड़ा सा हम उसके ऊपर तब ये कह देते हैं जी वैक्सीन फेल होगी, ऐसा नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप सराउंडिंग्स में जहां पशु बिल्कुल ठीक ठाक हैं, पहले आप उनकी वैक्सीनेशन के ऊपर ज्यादा जोर दो ताकि उनमें बीमारी ना आए, क्योंकि कोई भी केस वहां नहीं है। तो उसके बाद धीरे धीरे सेग्रीगेट करके, आइसोलेट करके, तब आप वैक्सीनेशन के ऊपर जा सकते हैं। लक्षण अगर किसी पशु में दिखाई दें तो उसको अलग ही करना चाहिए, या उसके अलावा और क्या कर सकता है कोई पशुपालक? अगर किसी पशु की बॉडी में एक छाला या मान लीजिए 2 छाले शुरुआत में दिखे हैं, सुबह नहीं थे, दोपहर को हो गए, शाम को हो गए, तब उसके बचाव के लिए वो क्या करे कि और ज्यादा ना फैले? देखिए, इसमें मैं यही कहूंगा कि आप जब भी आपको पता लगता है कि कई बार ऐसी स्थिति है कि पशु ने खाना छोड़ दिया या पशु को आपको बुखार नजर आता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर पशु में जिसमें भी बुखार हुआ उसमें एलएसडी ही होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एहतियात के तौर पे आप ऐसे पशु को फिर भी अलग कर लें, उसका खान पान अलग कर लें, उसको 2-4 दिन के लिए देख लो। कई बार वैसे ही पशु गर्म सर्द हो गया या कोई और बीमारी हो गई, निमोनिया हो गया, कोई कई कारण है जिससे बुखार आ सकता है। मान लो ऐसी कोई भी स्थिति आपके पास आई है, आप अलग जरूर कीजिए। आप देखिए उसके शरीर पे छाले बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी में बराबर छाले होंगे, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए, फिर भी आप एहतियात के तौर पे अगर पशु खाना पीना छोड़ दे और आपको लगे कि तेज बुखार है, आप उसको अलग करिए, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके पास हिसार जिले का प्रभार है इस काम वैक्सीनेशन को लेकर के भी, इस पशुओं को जो बीमारी आई है इसको लेकर भी, कितना लोड है एक दिन की? अगर मैं बात करूं, कितने कॉल्स आ रहे हैं ऐसे जो लोग परेशान हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हर किसान, हर पशुपालक जिसके पास पशु है, जिसके पास ये बीमारी आई हुई है, वो डरा हुआ है। क्या करें, ये एक सबके जहन में सवाल है। हरियाणा सरकार का पशुपालन विभाग और यूनिवर्सिटी इस पे मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने बताया कि डरे नहीं, आइसोलेशन का काम है, खान पान अलग करना है, आप किसी को गलत इंफॉर्मेशन ना फीड करें। ये सारी चीजें जो भी मान लो एक किसी भी पशुपालक के मन में किसी तरह का भी डर पैदा कर सके, उसके लिए यूनिवर्सिटी हर स्तर पे प्रयास कर रही है। हम अपने लेवल पे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पशुपालन विभाग के साथ मिलके हम लोगों में अवेयरनेस कैंपेन लगा रहे हैं। मीडिया के जरिए भी हम कैंपेन लगा रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी हम लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी में इसको हम बोलते हैं मॉर्बिडिटी, कि भी मॉर्बिडिटी ज्यादा है, बीमारी आएगी लेकिन आने के बाद धीरे धीरे चली जाएगी। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि बीमारी कुछ में आ गई गांव में, कुछ में नहीं है। आसे पासे डानिया गांव जहां पे बीमारी नहीं है, वहां पे वैक्सीनेशन कैंपेन किया जाए। सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी को भी थोड़ा मैंडेट मिला है, क्योंकि हम यहाँ पे अब जो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी गौशालाएं हिसार की हैं, 56 गौशालाएं हैं हिसार में, और उसमें गौवंश 56,000 है। कुछ गौशालाओं में टीकाकरण पूरा हो चुका है,
कुछ में अभी टीकाकरण बाकी है, तो उसमें विश्वविद्यालय भी अपनी मदद कर रहा है कि हम अपनी टीमें भेज के जो वहाँ का पशुपालन विभाग का स्टाफ है उनके साथ मिलकर टीकाकरण कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जितनी जल्दी हम टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, हम एक सुरक्षा जो कवच है वो एनिमल्स के ऊपर दे देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आज के दिन सिर्फ अभी गोवंशी कर रहे हैं और आगे देखते हैं कि इसका फिर कैसे रहता है। तो कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है आप लोगों की तरफ से, अगर कोई उस पर फोन करके जानकारी जुटाना चाहे तो उस पर फोन कर सके? यूनिवर्सिटी का हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप वो चाहें वो ले सकते हैं। एक अभी हमने नंबर सिर्फ LSD के लिए भी क्रिएट किया है, वो आपको नंबर दे भी दूंगा। उस नंबर के जरिए हमने पूरे हरियाणा को 8-9 हिस्सों में बांटा है और 2-2, 3-3 जिले एक उसमें नंबर पे रखे हैं। नंबर ऐसे है 10 डिजिट का है। जब आप करेंगे तो उसके बाद पूछेंगे आपसे कि अगर आप अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से हैं तो 1 दबाएं और दूसरे जिलों से हैं आप 2 दबाएं, तीसरे से है फिर आप 3 दबाएं। तो जैसे ही आप 1 दबाते हैं तो जो हमारा उस एरिया का एक्सपर्ट है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आपको उससे रिलेटेड, LSD से रिलेटेड उन 3 जिलों के फार्मर्स को सलाह देगा। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, दूध उबाल करके लिया जा सकता है, एक मेरे जहन में भी ये सवाल आता है। हालांकि दूध उबलने के बाद पनीर भी उसी से बनता है और दही भी उसी के बाद बनता है, तो पनीर और दही दोनों सुरक्षित हैं दूध उबलने के बाद? बिल्कुल, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, सुरक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर नरेश जिंदल जी, जिन्होंने इस सभी शंकाओं को दूर किया है कि आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि दूध पीने से आपको आपके बच्चों को ये पशुओं की बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर दूध पीना है तो आप अगर डेयरी से दूध लेते हैं या दूध आप कोई पैकेट वाला भी इस्तेमाल करते हैं तो आप उस दूध को उबालिए। अच्छे से उबालने के बाद आप उसका इस्तेमाल किसी भी रूप में कर सकते हैं। आपको कोई खतरा नहीं है। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। और पशुपालकों के लिए खास तौर पर इनकी सलाह यह है कि अगर आपको शुरुआती लक्षण किसी भी पशु में नजर आते हैं तो उसको आइसोलेट करें, उसको अलग से करें और पशुपालन विभाग से जरूर संपर्क करें। घबराएं बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी की तरफ से और सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है, पशुपालकों के लिए काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन हो रहा है और बहुत जल्द इस बीमारी से छुटकारा भी, निजात भी जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, हिसार।